ममता का फर्ज। आंटी कुछ खाने को दो ना। पहली बार उसके मुंह से यही आवाज़ सुनी थी जब अपने द्वार के पास उसे खड़ा देखा था। करीब 7 साल का होगा वो। सुंदर गोरा चेहरा पर सूखा हुआ, शायद भूख से चेहरा सूख चुका था। तेरे माँ बाप कहाँ हैं? देखने से तो भिखारी नहीं लगता। मैंने उसे देखते ही सवाल पूछा। भिखारी नहीं हूँ आंटी, पर माँ बाप नहीं हैं। दुनिया में अकेला हूँ। अरे कोई तो होगा, नाते रिश्तेदार। कोई नहीं है आंटी। एक दादी थी, वह भी कुछ दिन पहले भगवान के पास चली गई। इतना बोलकर फपक फपक के रो पड़ा। उसके आंसू मुझे अंदर तक भेद गए। बस इतना ही कहा, रो मत बेटा, लाती हूँ कुछ खाने को। किचन में गई और जो रोटियां अपने नाश्ते में खाने के लिए रखी थी लाकर उसे दे दी। अंदर से यह देखकर सास गुस्से में बोलने लगी, ये नहीं कि दरवाजे से भगाए भिखारी को तो अपना खाना ले जाकर खिला रही हो। मैं सास की बात अनसुनी कर उसे ध्यान से देख रही थी खाते। बहुत जल्दी जल्दी खा रहा था, शायद काफ़ी समय से भूखा था। कब से नहीं खाया तू? मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। परसों रात के बाद कुछ भी नहीं खाया, मासूमियत से खाते हुए उसने जवाब दिया। क्यों, कोई दिया ही नहीं क्या? सच में तेरे घर में कोई नहीं है? नहीं। तो फिर कहाँ रहता है तू? कहीं नहीं, रोड पर देख कर तो नहीं लगता तो रोड पे रहने वाला है। कहीं गुस्से में घर छोड़कर तो नहीं भागा? नहीं आंटी, मेरा कोई नहीं, माँ बाप भी नहीं। एक दादी थी, पर वो भी भगवान के पास चली गई। पर कहीं तो रहता होगा ना? रहता था, पर वहाँ से परसों सबने मुझे निकाल दिया। पर ऐसे कैसे निकाल दिया? रुक, तेरे अंकल ऑफिस से घर आते हैं तो पुलिस के पास भेजती हूँ। ऐसे कैसे लोग तुझे तेरे घर से निकाल सकते हैं? आंटी वो मेरा घर नहीं था, किसी और का था। बस दादी के साथ मैं रहता था, लेकिन दादी के बाद मुझे निकाल दिया। बड़ी दया आई उस छोटे से बच्चे पर। उसकी बात सुन पलकें गीली हो गई। उसे अंदर ले आई। यह देखकर सास के पारे चढ़ गए। उसे देखते ही चिल्लाने लगी, पता नहीं कहाँ से रोड का बच्चा उठाकर ले आई। पुलिस को घर में बुलाकर ही मानेगी। उनकी बात नज़रअंदाज कर शाम होने तक पति का इंतज़ार करने लगी। शाम में पति के आने पर सारी बात बताई। पति को भी बच्चे ने वही बात कही जो मुझे बताया। फिर पति ने बच्चे के साथ पुलिस स्टेशन जाने का निर्णय लिया। वह पुलिस के नाम से ही घबराने लगा। शायद उस बच्चे को पुलिस के नाम रिटायर्ड दरोगा को बुलाना सही लगा। वो आकर बच्चे से पूछताछ किए। उन्हें भी बच्चा बेसहारा लगा। ऐसे में अनाथालय भेजने की बात समझाई। वह इन सब बातों के बीच मेरा पल्लू पकड़ के खड़ा था। उसे देखकर ममता उबलने लगी। इच्छा हुई अपने पास रख लूं। पति से पूछा तो गुस्सा होने लगे, पर सास खुश हो गई। उनके अनुसार मुफ्त में अगर नौकर मिलता है तो इससे अच्छा क्या होगा। वह काफ़ी बहस के बाद घर पर रह गया। मेरी सास उसे घर के छोटे बड़े काम में लगाने लगी, पर मेरी इच्छा थी वो पढ़े। पति को बोला तो नाराज हो गए। एक स्वर में यह बोलकर इनकार कर दिया, अपने 2 बच्चे नहीं हैं क्या? उन दोनों की पढ़ाई लिखाई बंद करवा दूं क्या, इस बाहर के वाले के कारण? पर लगातार मेरी जिद करने के कारण उन्हें हार माननी पड़ी और पास के ही एक साधारण से स्कूल में ही उसका दाखिला करवा दिया। शुभ यही नाम बताया था। उसने पढ़ाई में बेहद अच्छा था। साधारण स्कूल के बावजूद मेरे खुद के बच्चों से उसके नंबर ज़्यादा आते। समझदार भी बहुत था। जानता था वह इस घर का पूर्णतः हिस्सा नहीं, तभी मेरी छोटे बड़े काम में मदद करने की भरसक कोशिश करता। मेरे लाख मना करने के बाद भी जब सासू माँ उससे पैर दबाती तो बिना कुछ कहे पैर दबाता। कभी किसी चीज़ की जिद नहीं करता। जो भी मिल जाता उसी में संतुष्ट हो जाता। वो मुझे हमेशा आंटी बुलाता तो मैं कई बार उससे कहती भी, मम्मी बोला कर मुझे अच्छा लगेगा।
तो हंसकर बोलता, मेरी मम्मी कोई और थी, आप कैसे हो सकती हो। उसकी ये बातें बुरी लगने के बाद भी उसका अपने माँ के प्रति सम्मान मन देखकर चुप हो जाती। मेरे दोनों बच्चों को पढ़ाने घर पे टीचर आते, पर पति ने साफ मना कर दिया था कि वह शुभ को पढ़ाने के लिए उस ट्यूशन मास्टर को पैसे नहीं देने वाले। जब भी घर पर वो टीचर आते, शुभ दूसरे कमरे में पढ़ता, पर यह चीज़ मुझे अक्सर चुभती। मैंने उस ट्यूशन टीचर से बात की और शुभ को पढ़ाने की भी बात रखी। साथ में यह भी कहा कि उन्हें इसके पढ़ाने के पैसे भी मिलेंगे, पर वह यह बात किसी को नहीं बोलेगा। वह मान गए और मैंने पति और सास को बोल दिया वह इस मुफ्त में पढ़ाना चाहते हैं। यह खर्च के बचे पैसे में उसके ट्यूशन में लगाने लगी। मैं अपने तरफ से कोशिश करती कि अपने बच्चों और उसमें कोई अंतर ना करूं। यह बातें मेरे बच्चों को गलत लगने लगी थी। वे उसे अपना प्रतिद्वंदी समझने लगे थे। वह हमेशा उनसे प्यार से ही पेश आता। मेरे बीमार पड़ने पर मेरी सबसे ज़्यादा सेवा भी वही करता। धीरे धीरे बच्चे बदलने लगे, उसमें अपना भाई नज़र आने लगा। पति का भी रवैया उसके प्रति बदलने लगा। 10वीं में पूरे राज्य में सर्वप्रथम स्थान आया। अखबार में उसके नाम के साथ अपना नाम देख मेरे पति फूले नहीं समाये और उस दिन निर्णय लिया कि +2 के लिए वह उसी स्कूल में उसका दाखिला करवाएंगे मैं जिसमें अपने दोनों बच्चे पढ़ते हैं। वह भी नए स्कूल में दाखिला लेकर खुश था। उसके तेज़ दिमाग को देखकर पति उसे इंजीनियरिंग करवाने की सोच रहे थे, इसलिए शहर के बेस्ट कोचिंग में दाखिला करवाने की बात कहीं पर उसने IPS बनने की बात हमारे सामने रखी। उसके इस फैसले से मेरे पति नाराज़ हुए और मैं भी। हमें लगा वह पैसे बचाने के लिए ऐसा कह रहा है। आज भी याद है, मैं गुस्से में अपने कमरे में चुपचाप लेटी हुई थी। वह धीरे से कमरे में आया और मेरे बगल में लेट गया। फिर धीरे से पूछा, गुस्सा हो आंटी? नहीं, गुस्सा क्यों होने जाऊंगी, तेरी मम्मी थोड़े ना हूँ कि वह होने का हक है मुझे। मम्मी तो नहीं हो पर माँ तो हो, बेहद प्यारी माँ। यह बोलकर मुझसे लिपट गया। झूठ मत बोल, कभी माँ समझा भी है? समझता ही नहीं, मानता भी हूँ। अपनी जन्म देने वाली माँ की शक्ल तो आँखों में धुंधली पड़ चुकी है। अब तो माँ के नाम पर तुम ही बसी हो। यह बोलते बोलते उसके आँखों के दोनों कोर गीले हो गए। अब से तुम्हें माँ ही बोलूँगा, ठीक? एक बात बताऊँ माँ, जो कभी बताया नहीं, बोलना। मेरे जन्मदाता पिता जिंदा हैं। इतना सुनते ही खुद को उससे छुड़ाकर मैं चौंक कर बैठ गई। झूठा फरेबी, इतनी छोटी उम्र में इतना झूठ बोला था तूने? पिता के होते हुए भी अनाथ बताया। छी! और मैं तेरे लिए अपने घर वालों से लड़ती रही। सुन ना माँ प्लीज़, उसके बाद जितनी गालियाँ देनी है दे देना, ठीक है? सुना कोई मनगढ़ंत कहानी? मनगढ़ंत ही सुनानी होती तो पहले वाली ही क्या बुरी थी कि नई सुनाने की ज़रूरत पड़ती? ठीक है बोल। मैं बनारस के विजय प्रकाश शुक्ला का बेटा हूँ। वो तो बहुत बड़े आदमी हैं वहाँ के, पर उन्होंने कभी तुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की होगी। करते कैसे, उन्हें मेरी ज़रूरत जो नहीं थी। खुश था मैं घर में मम्मी पापा और दादी के साथ, लेकिन तभी तक जब तक पापा ने उस सुलेखा को घर पर नहीं लाया था। मम्मी ने मेरे बारे में एक बार भी ना सोचते हुए गुस्से में आकर छत से कूद कर जान दे दी। पापा ने उसे पैसे के बल पर हादसा का नाम दे दिया। यह सब देखकर दादी ने बिस्तर पकड़ लिया। वो सुलेखा जब देखो तो मुझे मारती और जब मैं उसकी शिकायत करता तो पापा मुझे ही डांटते। दादी उसकी बात का प्रतिरोध करती तो पापा के बाहर जाने पर दादी को भी मारती। एक दिन ऐसे ही उसकी दादी से हाथापाई हो गई और उसने दादी को गुस्से से ढकेल दिया। दादी के सिर से काफ़ी खून गिर रहा था। जब उसने दादी को हिलाया तो दादी ने कोई हरकत नहीं की। यह सब मैंने देख लिया था।
तो मेरे पीछे पड़ गई। मैं अपना जान बचाने के लिए घर से भाग गया। मैं यह सब बताता तो शायद सभी उस समय उस घर में वापस भेज देते, इसलिए बोल दिया मेरा कोई नहीं। 4 साल से सोच रहा था तुझे बताऊं, माँ पर डरता था कि तू गुस्सा करेगी, लेकिन आज हिम्मत कर तुझे बता रहा हूँ। इतना छोटी उम्र इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त किया होगा उस बच्चे ने, यह सोचकर कस के उसे अपने बाहों में भर लिया। कभी मत जाना, वहाँ तेरी माँ है ना, तुझे कभी उस नर्क में नहीं जाने देगी। जाऊँगा, पर आईपीएस बनकर जो कुछ भी देखा है शुक्ला जी और उस सुलेखा से हिसाब ना किया तो मेरी मम्मी और दादी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। 15 साल के बच्चे के मुंह से ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुन बड़ा अजीब लगा, पर एक सच्चाई यह भी है, जिस पर बीतती है वही समझ सकता है। एक और बात बोलूँ माँ? हाँ बोल। अभी घर में किसी को मत बताना, बस मेरे आईपीएस बनने तक इंतज़ार कर ले, ठीक है? यह बोलकर उसके सिर पर हाथ फेर दिया। आज उसकी तपस्या रंग लाई। मेरा बेटा शुभ आईपीएस के लिए चुना गया। उसके घर आने का इंतज़ार कर रही हूँ, उसके पसंदीदा बेसन के लड्डू बनाकर। गेट पर बाइक के आने की आवाज़ आई। समझ गई शुभ आ गया। अपने पिता, मेरे पति, अपनी दादी, मेरी सास के पैर छूकर सीधे मेरे पास आया। मुझे लगा मेरे भी पैर छुएगा, पर सीधा मुझे अपनी गोद में उठा लिया। पूरे 4 फीट का भी नहीं था जब पहली बार देखी थी उसे, अब 6 फुट का लंबा चौड़ा इंसान हो गया है। छोड़, मुझे नीचे उतार, यह बोलकर उसकी गोद से उतरने के लिए जिद करने लगी, पर सीधे मुझे कमरे में ले गया। वहीं बिस्तर पर मुझे बैठा दिया और खुद अपना सिर मेरे गोद में रख दिया। माँ, आज एक चीज़ मांगूं तो दोगी क्या? बोल। अगले जन्म में अपने कोख से जन्म लेने की इजाज़त। पागल, तू अभी भी मेरा ही बेटा है और तुझे पता है तेरे दोनों भाई बहनों से ज़्यादा प्यार तुझे करती हूँ। वो तो मुझे पता है, इसलिए दोनों जलते हैं मुझसे। हाँ हाँ, जलेंगे क्यों नहीं, जब हम दोनों से माँ तुम्हें ज़्यादा प्यार करेगी। तो नज़र उठाकर देखी तो दोनों दरवाजे पर खड़े होकर यह बोल लड़ने को आतुर थे। यह देखकर शुभ हंस दिया तो दोनों आकर हंसते हुए शुभ के गले लग गए। मैं किचन में जाकर लड्डू निकालने लगी तो देखा शुभ भी आकर पीछे खड़ा हो गया है। क्या है? मैंने उसे खड़ा देखकर पूछा। कल बनारस जाना है। इतनी जल्दी पोस्टिंग हो गई तेरी, वह भी बनारस? नहीं माँ, बस सोच रहा हूँ शुक्ला जी और सुलेखा से मिल आऊँ, साथ चलेंगी मेरे? मैं? हाँ तू, मेरा हौसला तो तू ही है ना। सोच रहा हूँ जाकर बता दूँ जिंदा हूँ। ठीक है, कल के निकलने की तैयारी करती हूँ, पर तेरे पापा और दादी को सच्चाई अभी तक पता नहीं। अब सच्चाई बताने जा रहा हूँ माँ, बस कोई गुस्सा हुआ तो तुम संभाल लेना। इतना बड़ा अफसर हो गया, पर मेरी पल्लू में छिपने की आदत नहीं गई तेरी। चल, यह बोलकर सच्चाई बताने के लिए दोनों साथ में किचन से निकल पड़े। आगे क्या हुआ जानने के लिए आप मेरी इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करके प्यार दें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।